हे गाइस और बुक क्लॉक के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं। हर सक्सेसफुल इंसान के लाइफ में ये बुक एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई है। इस स्पेशल बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में अपने दोनों डैड की टीचिंग और गाइडेंस से हमें ये बताया है कि अमीर आदमी अपने बच्चों को ऐसी क्या चीज़ें सिखाते हैं जो मिडिल क्लास और गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को नहीं सिखा पाते। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ऑथर के दो डैड थे। एक थे उनके ओरिजिनल डैड जिन्होंने फाइनेंशियल स्कॉलरशिप्स के थ्रू उनका एजुकेशन कंप्लीट किया था और वो बहुत होशियार थे। उन्होंने 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स सिर्फ 2 साल में किया था और उन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, शिकागो यूनिवर्सिटी और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। और दूसरे उनके दोस्त के डैड थे जिन्होंने हार्डली 8th ग्रेड पास किया था। उनके दोनों ही डैड अपने करियर में सक्सेसफुल थे और उन्हें बहुत अच्छी इनकम आती थी। फिर भी उनमें से एक डैड हमेशा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में उलझे हुए रहते और दूसरे हवाई के सबसे अमीर आदमी बने थे। डेथ के टाइम पे उनके एक डैड अपने फैमिली, चैरिटी और चर्च के लिए $10 मिलियन छोड़ के गए थे और दूसरे डैड अपने फैमिली पर बिल्स और कर्जे छोड़ के गए थे। अगर ऑथर के पास एक ही डैड होते तो अपने डैड की बात मानना या न मानना के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन क्योंकि ऑथर के पास 2 डैड थे, उनको 2 अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को देखने का चांस मिला था, एक अमीर मेंटेलिटी का और दूसरा एक गरीब मेंटेलिटी का। वो अक्सर दोनों डैड के दिखाए हुए पाथ के बारे में सोचते और उनमें से जो उनको फेवरेबल लगता उन्हें फॉलो करते। किसकी बात मानना है ये सिलेक्ट करना इसलिए कठिन था क्योंकि रिच डैड अभी तक रिच नहीं हुए थे और पुअर डैड अभी तक पुअर नहीं थे। वो दोनों ही स्ट्रांग और फर्म थे, लेकिन उनके ओपिनियंस बहुत अलग थे। एक डैड मानते थे कि पैसे का प्यार हर प्रॉब्लम का कारण है, तो दूसरे मानते थे कि पैसे की कमी होना हर प्रॉब्लम का कारण है। एक डैड ऑथर को कहते कि अच्छे से मन लगाकर पढ़ो कि तुम्हें एक अच्छी कंपनी में काम मिले जिससे कि तुम्हारा जीवन ईजी हो सके, और दूसरे डैड कहते कि अच्छे से पढ़ो कि तुम्हें एक अच्छी कंपनी मिले जिसे तुम खरीद सको। एक डैड का मानना था कि मैं गरीब हूँ क्योंकि मेरे पास फैमिली और फैमिली का बंधन है, तो दूसरे डैड हमेशा ये मानते थे कि मुझे इसलिए अमीर होना है क्योंकि मेरे पास एक फैमिली है। एक डैड ऑथर को ये समझाते कि जब पैसे की बात आती है तब संभल के रहना, रिस्क मत लेना, तो दूसरे डैड ऑथर को ये समझाते थे कि तुम अपने रिस्क को मैनेज करना सीखो। एक डैड हमेशा ये सोचते कि ये बहुत महंगा है, ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो दूसरे डैड हमेशा ये सोचते कि मैं ये चीज़ को कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। इसमें ये फ़र्क था कि उनके डैड जब भी सोचते थे कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता था, उनकी सोच पर ताला लग जाता, और जब दूसरे डैड ये सोचते कि ये मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ, उनकी सोच चालू होती। ऑथर ने 9 साल की उम्र में ये तय कर लिया था कि वो कौन से डैड को फॉलो करेंगे। अपने पढ़े लिखे हुए डैड का न सुनते हुए 8वीं तक पढ़े हुए डैड का सुनने का उनका जो ये निर्णय था वो बहुत कठिन था, लेकिन उसी निर्णय की वजह से आज रॉबर्ट कियोसाकी बहुत सक्सेसफुल इंसान है। उनके रिच डैड ने उनको अपना सारा नॉलेज और एक्सपीरियंस 6 चैप्टर्स के द्वारा 30 साल तक सिखाया था, जब तक उन्हें ऐसा नहीं लगा कि ऑथर तक पूरा नॉलेज पास ऑन हो चुका है। और इस सीरीज में हर लेसन पर एक इंडिविजुअल वीडियो बनाकर हम आप तक पहुंचाएंगे। तो करते हैं फर्स्ट एपिसोड। लेसन 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। एक दिन ऑथर अपने असली डैड के पास जाते हैं जिन्हें कि उन्होंने पुअर डैड करके रेफर किया है, और उनसे पूछते हैं कि हम कैसे अमीर हो सकते हैं। जिस पर उनके डैड उनको सवाल पूछते हैं कि आपको क्यों अमीर होना है। तो ऑथर रिप्लाई देते हैं कि उनके क्लासमेट जिमी की मम्मी ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है जिसमें कि सिर्फ ऑथर और उनके दोस्त माइक को नहीं बुलाया गया है क्योंकि वो गरीब थे। पुअर डैड ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या सही में उन्होंने ऐसा किया? तो ऑथर रिप्लाई देते, हाँ। पुअर डैड ऑथर को ये समझाते हैं कि अगर तुमको अमीर होना है तो तुम्हें बहुत पैसा कमाना पड़ेगा। ऑथर पूछते हैं, पैसा कैसे कमा सकते हैं? पुअर डैड हंसते हुए कहने लगे कि अगर तुम्हें बहुत पैसा कमाना है तो तुम्हें अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। ये बात है 1956 की, जब ऑथर सिर्फ 9 साल के थे, लेकिन उन्हें ये समझ आ चुका था कि उनके पिता के जवाब के 2 ही मतलब निकलते हैं। पहला कि मैं इतना ही बता सकता हूँ, या दूसरा कि मुझे परेशान मत करो, मुझे भी तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं पता। इसके अगले दिन ऑथर अपने दोस्त माइक को पिछले दिन की सारी घटनाएं बताते। माइक भी एक किस्मत की वजह से उस स्कूल में थे। ऑथर और माइक हमेशा अमीर बच्चों के साथ घूमते थे। वैसे तो माइक और ऑथर गरीब फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। उनके पेरेंट्स उनको बेसिक फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड कर पाते थे, लेकिन स्कूल के जो बाकी के बच्चे थे उनके पास न्यू बाइसाइकिल्स होते थे, न्यू ग्लव्स होते थे और सब कुछ नया होता था। ऑथर के
पुअर डैड हमेशा उनको कहते, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उसके लिए मेहनत करो और कमाओ। ऑथर और माइक को बहुत सारी चीजें चाहिए थी, लेकिन 9 साल के बच्चे के लिए क्या ही काम अवेलेबल होता है। सारी घटनाएं सुनने के बाद माइक ऑथर को पूछते हैं, तो हम पैसे कैसे कमा सकते हैं? जिस पर ऑथर कहते हैं कि मुझे भी पता नहीं, लेकिन मुद्दा यह है कि क्या तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हो? माइक ऑथर को कहते हैं हाँ। वो दिन भर बिजनेस आइडियाज़ के बारे में सोच रहे थे और माइक एक नए इनोवेटिव आइडिया के साथ आया था जो कि उसने अपने साइंस बुक में पढ़ा था। उनकी पार्टनरशिप अब बिजनेस की ओर बढ़ चुकी थी। इसके बाद ऑथर और माइक अपने आस पड़ोस में हर एक के घर पे जाते और अपने पड़ोसियों से उनकी खत्म हुई हुई टूथपेस्ट की ट्यूब मांगते। कुछ पड़ोसी ऑथर को स्माइल देते हुए खाली टूथपेस्ट की ट्यूब देते और अगर किसी ने कुछ पूछा तो वो कहते कि नहीं नहीं, हम बता नहीं सकते, ये तो हमारे बिजनेस का एक सीक्रेट है। ऑथर ने अपने घर के बेसमेंट में अपने वॉशिंग मशीन के बाजू में एक बॉक्स में खाली टूथपेस्ट के ट्यूब्स भरे थे। धीरे धीरे खाली टूथपेस्ट के ट्यूब का बहुत सारा स्टॉक उनके बेसमेंट में जमा हो गया था, जिससे कि उनकी मम्मी एक दिन बहुत गुस्सा हुई और ऑथर को चिल्लाने लग गई, तुम दोनों ने ये सब क्या गंद मचा के रखा है? मुझे ये वापस से नहीं सुनना कि ये कोई बिजनेस का सीक्रेट है। इसका कुछ तो करो या फिर फेंक दो। जिस पर कि दोनों बच्चे जिद करने लगे और गिड़गिड़ाने लगे कि प्लीज़ मॉम, ये हमारा रॉ मटेरियल है। हम कुछ पड़ोसियों के लिए रुके हैं कि वो उनका टूथपेस्ट ख़त्म करे और हमें खाली ट्यूब दे दे, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन चालू हो सके। ये सब सुनने के बाद उनकी मम्मी ने उनको एक वीक का एक्सटेंशन दे दिया। थोड़े दिन बीत गए और उनके प्रोडक्शन का दिन आ चुका था। ऑथर के डैड और उनके दोस्त बहुत उत्साहित थे देखने को कि 9 साल के 2 बच्चे अपना प्रोडक्शन चालू कर रहे हैं। ऑथर अपने साइंस बुक में से पढ़ के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, जिससे कि पूरे बेसमेंट में वाइट पाउडर उड़ चुका था। उस टाइम पे एक टूथपेस्ट की ट्यूब प्लास्टिक से नहीं बनी हुई होती थी, वो लीड से बनी होती थी। एक्सपेरिमेंट के दौरान ऑथर टूथपेस्ट ट्यूब को मेल्ट करने लग गए। फिर उनके डैड ने उनको पूछा, ये क्या कर रहे हो तुम? लीड से निकाल रहे हो? जिस पर माइक बहुत ही गर्व से कहने लगा कि हम वही कर रहे हैं जो आपने हमें बताया था। अब हम पैसे कमाने लग जाएंगे और हम बहुत अमीर हो जाएंगे। ये सुनते ही उनके डैड का दोस्त बहुत ज़ोरों से हंसने लग गया और उनके डैड ने उनको काउंटर फिटिंग का मतलब बताया। ये सुनते ही माइक शॉक हो गया और बोलने लगा, क्या ये इलीगल है? और ऑथर नाराज़ हो गए क्योंकि उनके सपने टूट चुके थे। उनकी पार्टनरशिप चालू होते ही ख़त्म हो चुकी थी। वो धीरे धीरे पूरा बेसमेंट साफ करने लग गए और कहने लगे कि जिमी सही था, हमारी किस्मत में ही है गरीब हो। जिस पर ऑथर के डैड बोलते हैं कि गरीब वो होते हैं जो हार मान ले। अक्सर मैंने बहुत सुना है कि लोग बातें करते हैं पैसे कमाने के बारे में और बहुत सपने देखते हैं, लेकिन तुम दोनों ने आज कुछ करके दिखाया है। मुझे तुम दोनों पे बहुत गर्व है और मैं वापस कहता हूँ कि तुम्हें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए और कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना चाहिए। जिस पर ऑथर अपने डैड को पूछते हैं, आप भी तो रोज़ ट्राई करते हो, रोज़ काम करते हो, आप क्यों अमीर नहीं हो? ऑथर के डैड कहने लगे, क्योंकि मैंने मेरे प्रोफेशन को एक स्कूल टीचर होना सिलेक्ट किया। स्कूल टीचर कमाने के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, उनको पढ़ाने अच्छा लगता है तो मैं पढ़ाता हूँ। ये सुनकर ऑथर और माइक दोनों निराश हो गए। दोनों को निराश देखकर उनके डैड बोलने लगे, मैं सही में तुम्हें हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे अमीर हो सकते, कैसे बहुत पैसा कमाया जा सकता है। अगर तुम्हें अमीर होना है तो तुम्हें अपने डैड से बात करके देखना चाहिए माइक। तो फिर ये सुनते ही माइक हैरानी से पूछने लगा, मेरे पापा? ऑथर के डैड बोलने लगे, मेरे और तुम्हारे डैड का बैंकर एक ही है और वो कहता है कि तुम्हारे डैड को पैसे कमाने के बारे में बहुत जानकारी। माइक ने हैरानी में फिर से पूछा, मेरे पापा? तो फिर हमारे पास जिमी की तरह अच्छी गाड़ी, घर क्यों नहीं है? ऑथर के डैड ने जवाब दिया, ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे पास अच्छा घर, अच्छी गाड़ी हो मतलब तुम बहुत कमाते हो। जिमी के डैड शुगर कंपनी में काम करते हैं और कंपनी उन्हें ये लग्जरियस आइटम्स प्रोवाइड करती है। उनमें और मुझ में ज़्यादा फर्क नहीं है। वो कंपनी के लिए काम करते हैं और मैं गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ। और वो कंपनी बहुत फाइनेंशियल लॉसेस में है और थोड़े ही दिन में वो कंपनी बंद गिर जाएगी, जिसके बाद जिमी के पास कुछ भी नहीं होगा। लेकिन तुम्हारे पापा ऐसे नहीं हैं, वो खुद का एक एम्पायर बिल्ड कर रहे हैं और मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि थोड़े सालों बाद तुम्हारे डैड बहुत अमीर होंगे। ये सुनने के बाद ऑथर और माइक के बीच में डिस्कशन होता है और माइक ऑथर से कहते हैं कि आज मैं मेरे पापा के साथ जाऊंगा और हम दोनों के लिए अपॉइंटमेंट लूंगा। और सैटरडे के दिन ऑथर माइक के पापा यानी कि अपने रिच डैड से मिलने जाते हैं। सैटरडे के दिन जब ऑथर माइक के डैड से मिलने जा रहे थे तब माइक उन्हें कहता है कि उनके डैड एक ऑफ़र रखने वाले हैं। जब ऑथर ने उनको पूछा कि
क्या तुम्हें पता है ऑफर क्या हो सकता है? तो माइक कहने लगा, मुझे भी पता नहीं, लेकिन जो भी है हमें जल्दी पता चलने वाला है। जब ऑथर माइक के डैड के पास पहुंचे तो उनके रिच डैड ने ऑथर से पूछा कि माइक मुझे बता रहा था कि तुम बहुत पैसा कमाना चाहते हो, है ना रॉबर्ट? तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। मेरी टीचिंग स्कूल के टीचिंग से बहुत अलग है। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम जितना मेहनत से काम करोगे मैं तुम्हें उतने अच्छे से सिखा पाऊंगा, और अगर तुम काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखा पाऊंगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बैठे रहोगे और मैं तुम्हें लेक्चर दूंगा तो मैं मेरा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मेरा ऑफ़र खुला है, टेक इट और लीव इट। तो ऑथर कहने लगे, मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? ऑथर की बात काटते हुए माइक के डैड बोलने लगे, टेक इट और लीव इट। वैसे भी टाइम पास करने के लिए मेरे पास बहुत समय नहीं है, और सही टाइम पे सही निर्णय लेना एक कला है। अगर तुम निर्णय लेना नहीं सीख सकते तो तुम पैसे कमाने के बारे में कभी सीख ही नहीं पाओगे। तुम्हारे पैसे कमाने की सीखने वाली स्कूल या तो अब भी शुरू होगी या तो 10 सेकंड में बंद होने वाली है। ये सुनकर माइक और ऑथर दोनों बोले, टेक इट। ये सुनते ही रिच डैड कहने लगे, शाबाश, 10 मिनट में ही मिसेस मार्टिन आएगी, मेरे से उनका थोड़ा काम है, वो होने के बाद वो तुम्हें गाइड करेगी, और हर सैटरडे तुम 3 घंटे मेरे लिए काम करोगे और मैं हर घंटे का 10 सेंट्स तुम्हें दूंगा। ये सुनकर ऑथर कहने लगे, लेकिन आज तो मेरा बास्केटबॉल का मैच है। तो फिर रिच डैड बोले, टेक इट और लीव इट। तो फिर ऑथर कहने लगे, आई विल टेक इट। उन्होंने ये सोचा कि इधर रहकर काम कर कर सीखना सही है गेम्स खेलने से। थोड़ी देर में एक ओल्ड लेडी आई और ऑथर को देख के स्माइल करने लगी। ऑथर ने जब माइक से पूछा तो माइक कहने लगा कि ये मिसेस मार्टिन है, ये दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं और उनके डैड के वेयरहाउस में काम करते हैं। जिसके बाद मिसेस मार्टिन ऑथर और माइक को काम के बारे में बताने लगी। माइक के डैड का एक ग्रोसरी स्टोर था जिसमें कि 9 डिपार्टमेंट्स थे, और ऑथर को और माइक को ये काम था कि हर एक कैन को वो उठाते, उसे साफ कर और रैक पर वापस रख देते। लेकिन क्योंकि उस टाइम अमेरिका में एसी नहीं थे तो हवा के वेंटिलेशन की वजह से उस दुकान के दोनों डोर चालू रहते, और जैसे ही कोई भी गाड़ी उस दरवाजे के पास से गुजरती तो सारे धूल वापस कैन पे आके बैठ जाते। ये काम करते करते ऑथर बहुत बोर हो चुके थे। 3 घंटा काम करने के बाद जब उन्हें 30 सेंट मिलते थे तो वो 30 सेंट या तो कॉमिक में खर्चे करते थे या तो कुछ स्नैक्स खरीद लेते थे। ऑथर ने कंटिन्यूसली 3 हफ्ते तक काम किया और वो ये काम करते करते बहुत ज़्यादा बोर हो चुके थे। एक दिन वो माइक के पास गए और कहने लगे कि ये स्कूल बहुत बोरिंग है, मैं अभी तक तुम्हारे डैड से एक भी बार नहीं मिला हूँ और मेरे सैटरडेज भी इसमें ख़राब हो रहे। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये स्कूल छोड़ना चाहिए। जैसे ही माइक ने ये बात सुनी वो स्माइल करने लग गया। तो जब ऑथर ने उससे मुस्कुराने की वजह पूछी तो माइक ने कहा कि मेरे डैड ने बोला था कि ये जल्द ही होगा, और जब तुम काम करने से ऊब जाओ तो तुम्हें उनसे मिलने के लिए कह दो। ऑथर ये सुनते ही शॉक हो गए और बोलने लगे, क्या तुम्हारे डैड रुके थे कि मैं ऊब जाऊँ? तो माइक बोलने लगा, हाँ काइंड ऑफ। मेरे डैड तुम्हारे पेरेंट्स से बहुत अलग है। तुम्हारे पेरेंट्स बहुत लेक्चर देते हैं, लेकिन मेरे डैड के सिखाने की टेक्निक्स अलग है। ऑथर अभी उनके रिच डैड को फेस करने के लिए तैयार थे, और उनके पुअर डैड भी बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। उनको ऐसा लग रहा था कि उनके रिच डैड चाइल्ड लेबर करा रहे हैं और उन पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उन्होंने ऑथर से कहा कि रॉबर्ट, तुम्हें एटलीस्ट वो डिमांड करना चाहिए जो तुम डिज़र्व करते हो। उन्होंने तुम्हें एटलीस्ट 25 सेंट्स हर घंटे का देना चाहिए, और अगर वो तुम्हें रेज नहीं देते तो तुम्हें वो जॉब छोड़ना चाहिए। वैसे भी तुम्हें उस जॉब की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद अगले सैटरडे को 8 बजे ऑथर ऑफिस में गए और उनके रिच डैड से मिलने के लिए वेटिंग लाइन में रुके। उनके रिच डैड ने उनको लगभग 1 घंटे तक बाहर ही बिठाया और 1 घंटे बाद बाहर आकर हाथ से इशारा किया कि अंदर आ जाओ। ऑथर जैसे ही ऑफिस के अंदर गए वो चिल्लाने लग गए, आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो आप मुझे सिखाओगे, और मैंने मेरे तरफ से होगा उतना पूरा काम किया था। मैंने मेरे बेसबॉल गेम्स तक छोड़ दिए थे, आपने आपकी ज़बान नहीं रखी। यू नो वॉट, गाँव वाले आपके बारे में बिल्कुल सही है। आप बहुत लालची हो और आप आपके एम्प्लॉयज़ के साथ बिल्कुल अच्छा बर्ताव नहीं करते। ये कहते हुए राइटर बहुत डर चुके थे, उनके आँख में लगभग आंसू आ चुके थे, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी बड़े व्यक्ति के सामने ऐसा बात नहीं किया था। रिच डैड कहने लगे, वेरी गुड, तुम 1 महीने के अंदर ही मेरे मोस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ जैसे बात करने लग गए हो। ऑथर को उनकी बात कुछ खास समझी नहीं, वो फिर से उनकी शिकायत बताने लग गए। मुझे लगा था कि आपने जो ऑफर दिया था आप उसे फॉलो करोगे, और आपने ऐसा नहीं किया, आपने मुझे टॉर्चर किया, ये बहुत क्रूएल है। 10 सेंट हर घंटे का मैंने इतने कम पैसे में आपके लिए काम करना स्वीकारा था। हमारे देश में चाइल्ड लेबर के लॉस है, आपको पता है। मेरे डैड गवर्नमेंट के लिए ही काम करते। और रही बात सिखाने की, तो फिर ऑथर कहने लगे कि आप कभी मेरे से बात ही नहीं किए। मैंने आपके लिए 3 हफ्ते काम किए, लेकिन आप कभी मेरे से मिलने भी नहीं आए। जिस पर उनके रिच डैड कहने लगे कि तुम्हें क्या लगता है,
सिखाना क्या होता है? लेक्चर्स देना, बातें करना? जिस पर ऑथर कहते थे हाँ स्कूल में तो ऐसे ही सिखा। रिच डैड कहने लगे स्कूल में वैसे सिखाते होंगे लेकिन ज़िंदगी वैसे नहीं सिखाती। ज़िंदगी लेक्चर्स नहीं देती, वो सीधा आके कोई सडन चेंजेस के साथ तुमको धक्का देती है और कहती है जागो, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ। ये बात तब मुझे कुछ समझ नहीं आई थी। मुझे लग रहा था ये आदमी क्या बोल रहा है, ज़िंदगी आ रही है, धक्का दे रही है और मुझे बात कर रही है। अब मुझे पक्का था कि मुझे ये नौकरी छोड़नी है क्योंकि मैं एक ऐसे बंदे से बात कर रहा था जिसे बांध के रखने की ज़रूरत। रिच डैड कहने लगे लाइफ सभी को धक्के देते हैं। कुछ लोग हार मानकर लाइफ के धक्कों को खाते रहते हैं तो कुछ लोग उनमें से महत्वपूर्ण चीज़ें सीखकर अपनी ज़िंदगी को सुधारते हैं। उन लोगों को पता रहता है कि सीखने का क्या इंपॉर्टेंस है और वो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। और कुछ लोग तुम्हारे जैसे फाइट करते हैं, वो पुशबैक करते हैं उनके वाइफ को, उनके फ्रेंड्स को, उनके रिलेटिव्स को, उनको बॉस को, लेकिन उनको ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं रहता कि जो उन्हें धक्का मार रहा है वो उसके करीबी लोग नहीं बल्कि ज़िंदगी खुद। अगर आज तुम ये बात समझ चुके हो तो तुम बड़े होकर बहुत ही होशियार, बहुत ही खुश और बहुत ही पैसे वाले इंसान बनोगे। लेकिन अगर तुम आज ये बात नहीं सीखे तो तुम ज़िंदगी भर हालातों को, तुम्हारे बॉस को या कम पैसे कमाने पे दोष देते रहोगे और रुके रहोगे कि कब ज़िंदगी में एक मोड़ आएगा जो तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दे। ये बोलने के बाद रिच डैड ने ऑथर के आंखों में देखा और ये बोलने के बाद रिच डैड ने ऑथर के पास देखा कि वो अभी तक सुन रहे हैं कि नहीं। थोड़ी देर उनकी आंख मिली और जैसे ही ऑथर को ये बात समझ में आ गई उनकी नज़र नीचे झुक गई। ऑथर को ये बात समझ आ चुकी थी कि वो सीख नहीं रहे थे, वो बस अपने हालातों से लड़ रहे थे। रिच डैड कहने लगे और अगर तुम उनमें से एक हो जिनमें बिल्कुल भी गट्स नहीं होते, जो हर बार बीच में ही काम छोड़ देते हैं जब लाइफ तुम्हें धक्का दे, तुम जिंदगी भर सेफ गेम खेलोगे और खुद को एक ऐसे इवेंट से बचाते रहोगे जो कभी होने ही नहीं वाला। और ऐसे करते करते तुम एक बहुत बोरिंग सी ज़िंदगी जियोगे। हाँ, रहेंगे तुम्हारे बहुत सारे दोस्त जो तुम्हारी तारीफ़ करेंगे और ऐसा सोचेंगे तुम बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन सच तो ये रहेगा कि तुम बहुत ज़्यादा डरे हुए इंसान हो जिसने सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा हारने का डर तुम्हारी जीत के उत्साह से ज़्यादा था। ऑथर अपने रिच डैड से पूछने लगे तो क्या आप मुझे ज़िंदगी के जैसे धक्का दे रहे थे? तो फिर उनके रिच डैड ने कहा हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हें ज़िंदगी का स्वाद दे रहा था। ऑथर अभी भी गुस्से में थे लेकिन इस बार वो सीखने के लिए उत्सुक और तैयार थे और उन्होंने पूछा ज़िंदगी का स्वाद? हाँ, वैसे तो मेरे लिए सैकड़ों लोग काम करते हैं, लेकिन तुम दोनों बच्चे ही हो जिन्होंने मुझसे ऐसा पूछा कि मैं पैसे के बारे में क्या जानता हूँ वो मैं तुम्हें सिखाऊँ। बाकी तो सिर्फ इतना सोचते हैं कि मैं उन्हें एक ऐसा जॉब दूँ जिसमें उनको अच्छा पे चेक मिले और वो ज़िंदगी भर उसमें काम करे बिना ये समझे कि वो किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। जब तुम दोनों ने मुझसे ये पूछा था कि मैं पैसे के बारे में तुम्हें क्या बता सकता हूँ, तो कहने को तो मैं बहुत कुछ कह सकता था लेकिन तुम्हें उसमें से कुछ भी नहीं समझ आता। लेकिन मैंने सोचा एक ऐसा कोर्स बनाऊँ जो कि लाइफ से बहुत ज़्यादा रिसेंबल होता है और लाइफ की टीचिंग से तुम लोग शायद इसे बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग से समझ सको। ये सुनते ही ऑथर ने बोला तो फिर मैंने क्या सीखा? क्या आप बहुत ज़्यादा कंजूस हो और आपके स्टाफ का मजबूरी का फ़ायदा उठाते हो? ये सुनकर रिच डैड बहुत ज़्यादा हंसने लगे और उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो तुम तुम्हारा नज़रिया बदलो, क्योंकि अगर तुम मुझे प्रॉब्लम समझोगे तो तुम रुकोगे या फिर छोड़ोगे कि जब मैं चेंज हो जाऊँ तब सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन अगर तुम ये समझ जाओगे कि प्रॉब्लम तुम हो तो तुम खुद को चेंज करने के लिए रेडी होगी। इस दुनिया में बहुत सारे लोग दूसरों को चेंज करने के लिए रेडी रहते हैं लेकिन खुद चेंज होने को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और मेरी मानो तो दूसरों को चेंज करने से खुद को चेंज करना बहुत आसान होता है। ऑथर कहने लगे मुझे कुछ नहीं समझा। रिच डैड कहने लगे कि यही कि तुम्हारी हर प्रॉब्लम के लिए मुझे ब्लेम करना बंद कर दो। ऑथर ने जवाब दिया लेकिन आप तो मुझे सिर्फ 10 सेंट्स ही दे रहे हो ना। रिच डैड ने समझाते हुए ऑथर को कहा उसमें से तुम्हें क्या सीखने मिला? ऑथर ने जवाब दिया यही कि आप बहुत कंजूस हो। तो फिर रिच डैड ने उनको जवाब दिया कि देखो तुम अभी भी यही सोच रहे हो कि मैं प्रॉब्लम हूँ। ऑथर कहने लगे हाँ, क्योंकि आप हो। रिच डैड कहने लगे कि हाँ, अगर तुम यही विचार रखने वाले हो तो तुम कुछ सीख नहीं पाओगे। अगर तुम ये सोचोगे कि मैं प्रॉब्लम हूँ तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शंस बचते हैं? ऑथर कहने लगे अगर मैं आपको प्रॉब्लम लूँ और आप मेरा पेमेंट नहीं बढ़ाओगे या आप मुझे रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो मुझे ये जॉब छोड़ना पड़ेगा। रिच डैड ने कहा हाँ, यही तो मैं समझाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग यही करते हैं, वो दूसरा जॉब ढूंढने लगते हैं जिधर उन्हें ज़्यादा रिस्पेक्ट या ज़्यादा पेमेंट मिले, ये सोचते हुए कि ये उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, लेकिन इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। ऑथर कहने लगे तो आप क्या चाहते हो, मैं 10 सेंट्स लेके खुश हो जाऊँ? रिच डैड ने कहा
बचे हुए लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो इधर ही रुक जाते हैं। वो रुकते हैं कि उनका पेमेंट कब बढ़ेगा और कब प्रॉब्लम्स खत्म होंगे, और इस चक्कर में वो और ज़्यादा काम करने लगे। ऑथर को अब धीरे धीरे वो चीज़ें समझ में आने लगी थी जो उनके रिच डैड उनको समझाना चाहते थे, और उन्होंने पूछा तो फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हुआ। और यही वो क्षण था जब रिच डैड ने अपना वो नज़रिया सामने रखा, जिस नज़रिए की वजह से रिच डैड उनके लिए काम करने वाले स्टाफ और ऑथर के पुअर डैड से अलग हो रहे थे। ऑथर के पुअर डैड हाईली एजुकेटेड थे, लेकिन हमेशा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। लेकिन ये पॉइंट ऑफ व्यू, ये एक ही कारण था जिससे कि रिच डैड की ज़िंदगी बदल गई और वो हवाई के सबसे अमीर आदमी बने। इसी नज़रिए को रिच डैड ने ऑथर को बार बार सिखाया था, और इसी नज़रिए को ऑथर कहते हैं लेसन नंबर 1, पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। फर्स्ट लेसन को कंटिन्यू करते हुए रिच डैड कहने लगे कि ये तो अच्छा हुआ कि तुम गुस्सा हो गए। अगर तुम 10 सेंट्स में ही खुश हो गए रहते तो मैं खुद तुम्हें बताता कि मैं तुम्हें सिखा नहीं सकता। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमें एनर्जी, बर्निंग डिज़ायर और पैशन लगता है, और इसमें एंगर का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि एंगर और लव मिलके ही पैशन बनता है। बहुत सारे लोग पैसे के मामले में सेफ रहते हैं, रिस्क नहीं लेते। उस टाइम उन्हें एंगर या पैशन लीड नहीं करता, उनको उनका डर लीड करते रहता है। ये सुनकर ऑथर ने पूछा, अच्छा तो क्या यही कारण है कि लोग कम पैसे में भी जॉब करने के लिए तैयार हो जाते हैं? इस पर रिच डैड बोले, हाँ बिल्कुल। लोग बोलते हैं कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ की मजबूरी का फ़ायदा उठाता हूँ, लेकिन सच तो ये है कि एम्प्लॉयज़ खुद को मजबूर कर देते हैं कम पैसे में काम करने के लिए। इस प्रॉब्लम का कारण उनका डर होता है, मैं नहीं। रिच डैड कहने लगे, मुझे उनको ज़्यादा पे करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं कि अगर पेमेंट बढ़ जाए तो उनके प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। तुम एक बार अपने डैड का ही केस ले लो। वो कमाते तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हर बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम में स्ट्रगल करते रहते हैं। मोस्ट ऑफ पीपल के केस में यही प्रॉब्लम होती है कि अगर उनके इनकम सोर्स बढ़ जाए तो वो और ज़्यादा कर्जे में डूबने लगते। ऑथर कहने लगे, अच्छा तो इसलिए 10 सेंट पर आवर। रिच डैड ने कहा, हाँ वो सीखने का एक हिस्सा था। तुम अपने डैड को ही ले लो, उन्होंने इतना एजुकेशन किया फिर भी वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में स्ट्रगल करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके एजुकेशन में कभी पैसे के बारे में सीखा ही नहीं। अगर तुम्हें पैसों के लिए काम करना सीखना है तो तुम स्कूल में जा सकते हो, क्योंकि वो बेस्ट प्लेस है वो सीखने के लिए। लेकिन अगर तुम्हें ये सीखना है कि तुम पैसे को अपने लिए कैसे काम करा सकते हो, तो तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें उस सिखा दूंगा। तो फिर ऑथर ने पूछा, तो क्या ये सब लोग नहीं सीखना चाहेंगे? रिच डैड कहने लगे, नहीं, खास करके जब बात पैसे की हो। लोग सेफ प्ले करना चाहते हैं, क्योंकि उनका प्राइमरी इमोशन डर होता है। डर कि वो गरीब रह जाएंगे, डर कि वो बिल्स पे नहीं कर पाएंगे, डर कि वो कर्जे में डूब जाएंगे। तुम फिलहाल के लिए बस इतना समझो कि वो डर है जो उन्हें जॉब में बनाए रखता है। ये डर की वजह से ही लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और बाद में अपने बॉस को या अपने कम पेमेंट को दोषी ठहराते। रिच डैड कहने लगे, तो तैयार सीखने के लिए? ऑथर ने जवाब दिया, क्यों नहीं। रिच डैड ने आगे कहा, मैंने मेरी ज़बान तभी से रखी है जब से तुमने मेरी जॉब के लिए हाँ बोला था। तुम अगर तुम्हारे पिछले 3 हफ्तों में 40 साल मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें अंदाज़ा आ जाएगा कि लोग अपनी ज़िंदगी कैसे काटते हैं। उस पर ऑथर कहने लगे, मुझे ये बात कुछ समझ नहीं आई। इसको रिच डैड ने जवाब दिया कि तुम्हें कैसा लगा था मुझसे मिलने के लिए लाइन में रहने के बाद मुझे जॉब के लिए हायर करने की बात करना, और तुम्हें कैसा लगा था जब मिसेस मार्टिन ने 3 घंटे के काम के बाद तुम्हें 3 सिक्के दिए थे? ऑथर कहने लगे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, किसको ये पसंद आएगा। रिच डैड कहने लगे, हाँ मोस्ट ऑफ लोगों के लाइफ में यही केस होता है। अपने पेमेंट चेक देखने के बाद मोस्ट ऑफ लोगों को यही फीलिंग आती है, वो भी सारे टैक्स डिडक्शन के बाद। तुम्हें तो फिर भी तुम्हारा पूरा इनकम मिल रहा था। ये सुनते ही हैरान ऑथर कहने लगे, क्या सबको अपनी इनकम पूरी नहीं मिलती? गवर्नमेंट लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकती? रिच डैड ने कहा, टैक्सेस, गवर्नमेंट अपना हक सबके इनकम से सबसे पहले ले लेती। रिच डैड कहने लगे, अब तुम वापस काम पे जा सकते हो, लेकिन इस बार जो भी तुम काम करोगे उसके बदले में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ऑथर कहने लगे, क्या? रिच डैड बोलने लगे, तुमने सही सुना, तुमने अब भी कहा था ना कि तुम पैसे के लिए काम नहीं करना चाहते, तो अब तुम्हें उसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा। ऑथर कहने लगे,
ये सही नहीं है, आपको मुझे कुछ तो देना चाहिए ना। तो फिर रिच डैड बोले मैंने माइक से बात कर ली है और वो अभी फ्री में डस्टिंग और क्लीनिंग कर रहा है। अगर तुम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो तुम भी मेरे उन स्टाफ जैसे हो जाओगे जो कि अभी बहुत ओल्ड एज हो गए हैं, फिर भी इस डर से काम कर रहे हैं कि मैं कहीं मैं उन्हें फायर ना कर दूँ। या फिर अपने डैड जैसा जिनका इनकम तो बहुत अच्छा है लेकिन वो उनका कर्जा उनके गले तक आ चुका है। तुम ऐसी लाइफ जीना चाहते हो? आई प्रॉमिस यू, अगर तुम मेरा ऑफर एक्सेप्ट करोगे तो आगे जाके तुम बहुत होशियार और बहुत कामयाब इंसान बनोगे। ऑथर समझ ही नहीं पाए उनके साथ क्या हुआ। वो अपने पगार को बढ़ाने की बात करने आए थे और समहाउ वो कन्विंस हो चुके हैं कि वो फ्री में काम करे। ऑथर और माइक फिर फ्री में काम करने लग गए। इस बार ऑथर को फ्री में काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ प्रॉब्लम होती थी कि वो जो 10 सेंट्स में कॉमिक खरीदते थे वो उनको नहीं मिल रहे थे। उनमें लर्निंग का उत्साह था, उससे वो दिल से काम करने लगे थे। उनके घर पे वैसे भी नहीं पता चलता था कि ऑथर कितने कमा रहे हैं और ऑथर को किसी को वो चीज़ नहीं समझाना था जो चीज़ वो खुद ना समझे हो। देखते देखते 3 हफ्ते बीत गए और एक शाम रिच डैड दुकान पे आए। रिच डैड ने आइसक्रीम खरीदा, पैसे दिए और माइक और ऑथर को इशारा किया कि चलो हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं। फिर तीनों मिलके एक गार्डन में गए जिधर कुछ लोग सॉफ्टबॉल खेल रहे थे। अच्छी जगह ढूंढ के उधर बैठ गए। रिच डैड ने माइक और ऑथर को एक एक आइसक्रीम दी और पूछा तो काम कैसे चल रहा है। ऑथर ने कहा बढ़िया चल रहा है और माइक ने भी ऑथर के हाँ में हाँ मिलाया। तो फिर रिच डैड ने दोनों से पूछा तो कुछ सीखे? कहने लगे नहीं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। ऑथर और माइक ने एक दूसरे की ओर देखा और तो यही टाइम है जहाँ पे आपको सोचना चालू करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये चीज़ सीख गए तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाली से कटेगी। और अगर तुम्हें ये चीज़ नहीं समझी तो आप मिस मार्टिन जैसे और जो भी यहाँ सॉफ्टबॉल खेल रहे उनके जैसी ज़िंदगी काटोगे, जो जॉब सिक्योरिटी, 3 वीक वेकेशंस या 45 ईयर के सर्विस के बाद के पेंशन के लिए ज़िंदगी भर काम करते रहोगे। ये सुनते ही ऑथर पूछने लगे लेकिन ये सब लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं, क्या आप इन सब की मजाक उड़ा रहे हो? मिसेस मार्टिन मेरे लिए मेरी माँ समान है, मैं इतना भी कठोर नहीं हूँ। हाँ, मेरी बातों से ऐसा लगता रहेगा कि मैं कठोर हूँ, लेकिन मैं ये जो भी बोल रहा हूँ मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हें एक ऐसा नज़रिया मिले जिससे कि तुम वो जाल देख सको जिसमें मोस्टली सब लोग हैं लेकिन उनको उस बात का अंदाज़ा नहीं। क्या हो अगर मैं तुम्हें 25 सेंट्स हर घंटे का दूँ? क्या तुम्हें एक्साइटमेंट या अट्रैक्शन फील नहीं होता? माइक और ऑथर एक दूसरे की ओर देखने लगे। हाँ, ऑथर के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था लेकिन उन्होंने ना कहते हुए इशारा किया। तो फिर उनके रिच डैड ने बोला चलो ठीक है, मैं तुम्हें हर घंटे का $1 दूंगा। ऑथर और माइक दोनों का ही हार्ट बीट रेस हो गया था और उनका दिमाग बोल रहा था ले लो ले लो, लेकिन उन दोनों ने नहीं बोला। तो फिर रिच डैड ने बोला चलो मैं $2 देता हूँ हर घंटे। $2 1957 में अगर उनको हर घंटे का मिलता तो वो उन्हें ईजीली सबसे ज़्यादा कमाने वाले और सबसे ज़्यादा अमीर बच्चों में से एक बना देता। उनके पास उनकी सपनों की बाईसाइकिल होती, उनके पास उनके बेसबॉल ग्लव्स रहते और जिमी और उनके दोस्त कभी भी इनका गरीब होने का मजाक नहीं उड़ाते। लेकिन फिर भी ऑथर और माइक ने कुछ बोला नहीं। आइसक्रीम मेल्ट होके ऑथर के हाथ में आने लगी थी। रिच डैड को पता था हर इंसान का एक हिस्सा रहता है जिसमें लालच रहता है और वो खुद को गरीब मानता है और ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उनको ये भी पता था इंसान का एक ऐसा भी हिस्सा होता है जो बिक नहीं सकता, जिसकी कोई कीमत नहीं होती। उनको बस ये देखना था कि माइक और ऑथर में कौन सा हिस्सा ज़्यादा स्ट्रांग है। इसलिए उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें हर घंटे का $5 देने तैयार हूँ। $5 हर घंटे का। ये उस टाइम पे अमेरिका के अडल्ट्स भी नहीं कमाते थे। ये ऑफ़र शायद उन्हें ज़िंदगी में वापस कभी ना मिलता, लेकिन ऑथर का वो हिस्सा जो इजीली बिक सकता है वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गया और ऑथर सोचने लगे। ऑथर को पता था कि माइक के साथ भी सेम केस है कि उसके अंदर का खाली और कमज़ोर हिस्सा शांत हो चुका है। रिच डैड कहने लगे गुड, बहुत सारे लोगों का एक प्राइज़ होता है और ये प्राइज़ होता है क्योंकि उनमें ह्यूमन इमोशंस है, जैसे कि फियर और ग्रीड। फियर उनको इस बात से डराता है कि वो गरीब रह जाएंगे, उनको बिल्स पे करने नहीं होगा, जिससे कि वो मोटिवेट होकर काम करने लगते हैं। और एक बार जब उन्हें कैश मिलता है या पेमेंट मिलती है तो उनको ग्रीड ये दिखाता है कि तुम उस पेमेंट से क्या क्या खरीद सकते हो और कितना एंजॉय कर सकते हो, और ये पैटर्न सेट हो जाता है। रॉबर्ट ने उनको पूछा कौन सा पैटर्न? तो रिच डैड बोलने लगे गेट अप, गो टू वर्क, पे द बिल। गेट अप, गो टू वर्क, पे द बिल।
बहुत सारे लोग फियर और ग्रीड ये दो इमोशन में आके पूरा लाइफ यही पैटर्न में फंस जाते। इस साइकिल को वो खुद ही कंटिन्यू करते रहते। अगर उनका पगार बढ़ गया तो उनके एक्सपेंडिचर वो खुद बढ़ाकर ये साइकिल में ही फंस जाते हैं और इसी चीज़ को मैं रैट रेस कहता। माइक ने पूछा इस प्रॉब्लम से बचने का क्या कोई रास्ता है? तो रिच डैड ने बोला हाँ ज़रूर। तो फिर माइक कहने लगा क्या है वो रास्ता? रिच डैड ने बोला ये मेरे साथ काम करते करते तुम समझ जाओगे। तो फिर माइक ने बोला कुछ हिंट्स दे सकते हैं? रिच डैड ने कहा इसीलिए मैंने तुम्हारे सारे पेस हटा दिए थे। हम काम करके थक जाते हैं, स्पेशली जब हमें उसके रिटर्न हमें चाहिए उतना पैसा नहीं मिलता। इसका सोल्यूशन है कि हम सच बोले। तो माइक कहने लगा कि लेकिन हम झूठ नहीं बोल रहे थे। तो फिर रिच डैड ने बोला नहीं मैंने नहीं बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि तुमने सच बोलना चाहिए। तो ऑथर ने पूछा किस चीज़ के बारे में? रिच डैड ने कहा कि यही कि तुम्हें कैसा लग रहा है काम करते हुए। तुम्हें ये किसी से एडमिट नहीं करना है, लेकिन खुद से रियलाइज करना है कि तुम्हें क्या लगता है। तो फिर माइक ने पूछा तो फिर मिस मार्टिन, इधर जो लोग खेल रहे हैं वो, या फिर आपके लिए काम करने वाले स्टाफ, कोई भी अपने काम को एंजॉय नहीं कर? तो रिच डैड ने बोला मुझे डाउट है उस चीज़ का। वो लोग मोस्टली तो उनके डर को रिएक्ट करते हैं, उनको डर आते से तो इमोशनली रिएक्ट करते, वो लॉजिकली उस चीज़ के बारे में कभी सोचते नहीं है। और जब उन्हें थोड़े पैसे मिल जाते हैं तो वापस उनकी ग्रीड, उनका लालच उनके ऊपर टेक ओवर कर लेते। तो फिर माइक पूछने लगा अच्छा तो उनकी भावनाएं उनके दिमाग को कंट्रोल करती है? तो फिर रिच डैड ने बोला इस चीज़ को समझने के बजाय जब लोग इसको अवॉइड करने लगते हैं तो डर उन्हें काम पे जाने के लिए मोटिवेट करता है और वो ये सोचते हैं कि पैसा आने से उनका डर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पैसा आने से उनका डर ख़त्म नहीं होता। तो फिर वो डर के और काम करने लगते हैं, सोचते हैं कि पैसे से उनका प्रॉब्लम ख़त्म हो सकता है, लेकिन वो नहीं होता। उनका डर उनको इस ट्रैप में फंसाए रखता है और जब ये डर इतना बढ़ जाता है कि उनको रात को भी जागा रखने लगता है, तब उनको ऐसा लगता है कि अगर ज़्यादा पैसा आया तो उनका डर ख़त्म हो जाएगा और वो ज़्यादा काम करने लगते हैं, जिस वजह से वो काम करते रहते, पैसे कमाते, काम करते पैसे कमाते, काम करते पैसे कमाते, लेकिन उनका डर शांत नहीं होता। हर दिन उनके साथ उनका डर भी जिंदा रहते हैं। सच बात तो ये है कि पैसा उनके सारे भावना और उनके आत्मा तक को कंट्रोल करता है, लेकिन वो इस चीज़ को मानने से इनकार कर। माइक और ऑथर ने ये बात सुन तो ली थी, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहे थे। ऑथर हमेशा ये सोचा करते थे कि बड़े लोग इतना पैसे कमाने के पीछे क्यों पड़े रहते जब उनको उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है। मेरे को तुम्हें बस इतना ही सिखाना था कि तुम इस ट्रैप में से बाहर आ सको, क्योंकि ये अमीर कैसे होना है उससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अमीर होना इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। तो माइक ने हैरानी से पूछा क्या अमीर होना इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है? तो फिर रिच डैड ने बोला नहीं, मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ जो उनके डर के वजह से अमीर हुए। इनफैक्ट वो अमीर होने के बाद उनका डर बढ़ने लगता है और वो उससे भी ज़्यादा डरने लगते जब उनके पास कुछ नहीं था। सिर्फ फ़र्क इतना रहता है कि जब वो गरीब रहते तब उनको उनके ग्रीड और डिज़ायर कमाने मजबूर करते हैं, और जब उनके पास पैसा आता है तो सब कुछ खोने का डर उन्हें कमाने पे मजबूर करता है। तो फिर माइक पूछता है कि अच्छा तो गरीब लोग तो सुखी रहते रहेंगे ना? तो फिर रिच डैड बोलते नहीं, पैसे को अवॉइड करना भी उतना ही गलत है जैसे पैसे के पीछे भागना है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं मेरे को पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो हर दिन पैसे के लिए अपने लाइफ में से 8-8 घंटे काम करते हैं। ऐसा लाइफ जीना पैसे के पीछे भागने से भी बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो फिर ऑथर ने पूछा तो फिर हमने क्या करने का? हमने तब तक नहीं कमाने का जब तक हमारे अंदर से ये इमोशंस चले जाए। तो फिर रिच डैड ने बोला नहीं, इमोशंस ही वो चीज़ है जो हमें इंसान बनाते हैं। इमोशन का असली मतलब होता है एनर्जी इन मोशन। इमोशंस हमारे लिए, हमारी ताकत बन के हमारे लिए यूज़ होनी चाहिए, ना कि हमारे खिलाफ। ये सुनते ही माइक हैरान हो गया और बोलने लगा हो अब जो मैंने तुम्हें समझाया है उसका ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि आने वाले टाइम में तुम्हें वो और अच्छे से समझेगा। तुम जो सोच रहे हो वो काम तुम तुम्हारे इमोशन को मत दो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे इमोशन तुम्हारी इमोशन है, लेकिन तुम्हारा सोचने का काम जो है वो तुम्हें ही करना पड़ेगा। रॉबर्ट ने रिच डैड से पूछा कि मेरे को बहुत अच्छे से तो नहीं समझा, क्या आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हो? तो रिच डैड ने बोला हाँ, जैसे कि आप ले सकते हो एक इंसान को जो जॉब ढूंढ रहा है, वो मोस्टली इस डर से जॉब ढूंढता है कि वो गरीब रह जाएगा, वो उसके बिल पे नहीं कर पाएगा। तो ऑथर ने बोला हाँ, लेकिन इंसान को बिल पे करने के लिए पैसे की ज़रूरत लगती है। तो फिर उसके रिच डैड ने बोला हाँ ऑब्वियसली बिल पे करने को पैसों की ज़रूरत लगती है, लेकिन अगर वो शांत दिमाग से सोचे कि जो वो फियर है उसे ओवरकम करने के लिए क्या वो जॉब सेटिस्फेक्शन दे सकता है, तो उसे समझ आएगा नहीं, क्योंकि जॉब लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम के लिए एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है।
तो फिर रॉबर्ट कहने लगा, लेकिन मेरे डैड तो हमेशा बोलते हैं कि स्कूल में अच्छे से पढ़ो जिससे कि तुम्हें अच्छी नौकरी लगेगी, जिससे तुम्हारा जीवन अच्छा होगा। रिच डैड बोलते हैं हाँ वही तो प्रॉब्लम है, मुझे समझता है वो ऐसा क्यों बोलते हैं। उन्हें तुम्हारी इतनी चिंता रहती है कि जो उनका रिकमेंडेशन रहता है वो भी उनके डर से ही आता है कि तुम कमा नहीं पाए तो तुम सोसाइटी में फिट नहीं हो पाओगे। एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और हर सोसाइटी में हर प्रोफेशन का भी इम्पोर्टेंस रहता है, लेकिन मेन प्रॉब्लम तब आती है जब लोगों के लिए एजुकेशन एंड हो जाता है बिगनिंग के बदले। तो फिर रॉबर्ट पूछने लगा, अच्छा तो आप ये कहना चाहते हो कि मेरे डैड मुझे पढ़ने इसलिए बोलते क्योंकि वो डरते हैं? मुझे गलत मत समझना, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारे लिए जो सही है वही तुम्हें बोलते हैं, लेकिन अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो वो डर ही है जो हमें उस सर्कल में फंसा के रखता है। रॉबर्ट ने पूछा, तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? तो रिच डैड उन्हें कहते हैं कि तुम्हें मनी के पावर को समझना चाहिए, मनी कैसे काम करता है वो समझना चाहिए। अगर तुम उससे डरोगे या उससे भागोगे तो तुम उसके गुलाम बन जाओगे। अगर तुम ध्यान दोगे तो हम सब एम्प्लॉयज़ है, कोई ऊपर के लेवल पे कोई नीचे के लेवल पे। मैं सिर्फ इतना ही तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम इस ट्रैप से दूर रहो और वो जो दो इमोशन है फियर और ग्रीड उससे बचो, क्योंकि अगर तुम बहुत सारा पैसा भी बना लो फिर भी तुम उस दो इमोशन के कंट्रोल में रहोगे तो तुम सिर्फ हाईली पेड सर्वेंट रहोगे। माइक ने पूछा कि आपने हमको फियर के बारे में तो बताया, लेकिन आप हमें ये भी बता सकते हैं क्या कि ग्रीड कैसे हमें अफेक्ट करता है? तो फिर रिच डैड बोले, हाँ क्यों नहीं। जब मैंने तुम लोगों को 25 सेंट्स का ऑफर दिया था तो तुम्हें कैसा लगा था? तुम्हें एक्साइटिंग लगा होगा। तो माइक और ऑथर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हाँ बोले। रिच डैड अपनी बात को आगे रखते हुए कहते हैं, लेकिन उस टाइम पे तुम शांत दिमाग रख के सोच पाए वो इम्पोर्टेंट रहता है। हमारे जो इमोशंस है, हमारी जो ग्रीड है वो हमेशा रहने वाला है। जैसे कि डोंकी के आगे छड़ी पे गाजर बांध के उसको दिखाया जाता है, अगर वो डोंकी सोचे उस इमेज के बारे में तो उसे पता चलेगा कि वो कैरेट उसे कभी मिलने ही नहीं वाला है और जो भी वो मेहनत करे वो सब वेस्ट है। तो फिर माइक ने पूछा कि जब आपने हमको पे राइस बोला था और हमें जब बास्केट ग्लव्स, हमारे खिलौने या हमारी चॉकलेट दिख रही थी तो वो भी क्या डोंकी के कैरेट जैसी ही थी? तो फिर रिच डैड बोलते, हाँ तुम्हारे एज के साथ तुम्हारे खिलौने बदल सकते हैं, जैसे कि महंगी गाड़ी, घर और दोस्तों के सामने हमारी रिस्पेक्ट। मैं आज थोड़ा कठोर हुआ था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैंने जो एग्जांपल्स दिए वो तुम्हें याद रहे। तुम्हें मिसेस मार्टिन याद रहे, तुम्हें वो डोंकी याद रहे, तुम्हें ये याद रहे कि कैसे ग्रीड और फियर तुम्हें एक ऐसे सर्कल में फंसा सकती है कि तुम्हारा पूरा लाइफ उसी में बच जाए। अपनी लाइफ इतने डर में बिताना कि तुम अपने सपनों को एक्सप्लोर ना कर सको, ये कठोर होना होता है। इसलिए काम करना कि तुम्हें पैसे मिले जिससे कि तुम्हें ऐसा कुछ खरीदोगे जिससे तुम्हारे सपने पूरे होंगे, ये कठोर होना होता है। आधी रात को कर्जों की वजह से या बिल भरने पड़ेंगे इससे डर के उठना, ये कठोर होना होता है। एक ऐसी लाइफ जीना जिसको आपका पेचेक डिसाइड करता है कि आपकी लाइफ कैसी है, ये बिल्कुल भी आइडियल लाइफ नहीं हो सकती। ये सोचना कि जॉब तुम्हारी लाइफ को सिक्योर करता है और खुद से झूठ बोलना, ये बहुत गलत है। मैंने देखा है कि कैसे लोग इस जाल में पड़ के अपनी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। मैं ये इंश्योर करना चाहता हूँ कि ये तुम्हारे साथ ना हो। प्लीज़ तुम्हारे लाइफ को पैसे को चलाने मत देना। रिच डैड उनको समझाते कि आप जो भी काम कर रहे हो वो इसलिए मत करो क्योंकि आपको डर लगता है, आपका कोई इमोशन आपको एक्साइट करके आपको काम करने लगाता है। इस सिचुएशन में पैसा बिल्कुल उस गाजर के जैसा है जो डोंकियों को कंटिन्यूसली वर्क करने लगाता है, लेकिन अगर डोंकी रुककर ज़रा विचार करे तो उसको समझ जाएगा कि वो कैरेट उसे कभी मिलने ही नहीं वाला। हमेशा अपने इमोशंस को अपने अनुकूल रखना, कभी भी अपने इमोशंस को अपने प्रतिकूल जाने मत देना। अमीर लोग कभी भी अपनी ज़िंदगी पैसे कमाने में नहीं लगाते, वो पैसों को अपने लिए काम करने लगाते हैं, वो इनफैक्ट पैसे बनाते हैं। तो फिर माइक कहने लगा कि हमने भी एक बार लीड के एक्सपेरिमेंट से पैसे ऑलमोस्ट बनाना सीख लिया था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर गवर्नमेंट पैसे बनाती है तो वो लीगल होता है और अगर हमने बनाया तो वो इलीगल। ऐसा क्यों? तो रिच डैड बोले, नहीं, अमीर लोगों के पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं जिसमें वो लीगली भी पैसे बना सकते हैं और तुम मेरे साथ सीखते सीखते ये चीज़ें भी सीख जाओगे। फ़िलहाल तुम सिर्फ इतना समझो कि तुम्हें अपने इमोशंस को अपने पावर जैसे यूज़ करना है, कभी भी अपने इमोशंस को तुम्हारे ऊपर पावर मत लेने देना। और ये समझाते हुए वो उन्हें वापस शॉप पर छोड़ के चले जाते हैं। जिसके बाद माइक और ऑथर हमेशा सोचा करते
ऐसे कौन से वेज है जिससे हम पैसे को हमारे लिए काम करने पर लगा सकते हैं। एक दिन ऑथर जब दुकान पे काम कर रहे थे, वो देखते हैं कि मिसेस मार्टिन कुछ कॉमिक बुक के कवर फाड़ रही है और बचे हुए पेजेस को एक बॉक्स में डाल रही है। फिर ऑथर मिस मार्टिन को पूछते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो। तो मिस मार्टिन उनको समझाती है कि कॉमिक बुक स्टोर से एक व्यक्ति आते हैं और ये पेजेस को लेके जाके रीप्रिंट में काम करते हैं और उसके बदले मिस मार्टिन को पैसे देते हैं। और जब वो व्यक्ति वो बॉक्स लेने आता है, तब ऑथर उनको पूछते हैं कि तो क्या मैं कॉमिक बुक्स रख सकता हूँ। तो वो व्यक्ति बोलते हैं हाँ, अगर आप कॉमिक बुक स्टोर के लिए काम करोगे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिलेंगे, बस आपको एक डील साइन करना पड़ेगा कि आप ये कॉमिक बुक्स किसी को भी नहीं बेचोगे। ऑथर इस डील को मान लेते हैं और धीरे धीरे उनके पास कॉमिक बुक का एक बहुत बड़ा स्टॉक जमा हो जाता है। उन्होंने सारा कॉमिक बुक का स्टॉक अपने दोस्त माइक के घर पे रख दिया। और आपको उनके बिजनेस डील का प्लान याद है? हाँ, वही पार्टनरशिप डील। उन्होंने उसे इम्प्लीमेंट कर दिया। उन्होंने एक ऐसी कॉमिक बुक लाइब्रेरी खोली जो कि स्कूल ख़त्म होने के 2 घंटे बाद चालू रहती थी और अपने आस पड़ोस के सारे बच्चे उधर आके पढ़ सकते थे। उन्होंने माइक की बहन को उस लाइब्रेरी का इंचार्ज रखा। हर बच्चे से वो 9 सेंट्स लेती और उसे वो काम बहुत पसंद था। वो अक्सर नज़र रखती कि कौन से बच्चे ने कौन सी बुक ली है और जाते और आते वो चेक करती कि कोई अपने साथ कॉमिक बुक लेके तो नहीं जा। ऑथर और माइक दुकान पे काम करते और लाइब्रेरी से उनको महीने का लगभग $9 आने लगे थे और वो उसमें से $1 माइक की बहन को दे देते और जब माइक की बहन चाहती तब वो उनमें से कोई कॉमिक बुक पढ़ लेती। एक दिन उस एरिया के कुछ बुलीज ने आके लाइब्रेरी में बहुत बड़ा झगड़ा कर दिया था, जिसके बाद उनके रिच डैड ने बोला था कि ये लाइब्रेरी का पार्टनरशिप उनको बंद करना पड़ेगा। लेकिन रिच डैड बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे क्योंकि उनके बच्चे इस बार कुछ ऐसी चीज़ सीख चुके थे कि वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे थे, पैसे उनके लिए काम कर रहे थे। जब वो फिजिकली उस दुकान में प्रेजेंट भी नहीं थे, वो अपना कुछ काम कर रहे थे, तभी भी वो पैसा कमा रहे थे। उन्होंने एक अपना वे बना लिया था जिससे कि वो पैसे को अपने लिए काम करवा रहे थे। उनको इस बात की खुशी थी कि उन्होंने जो सिखाया उनके बच्चे वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अभी तक इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट्स हम जल्दी लाएंगे। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, जिससे कि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। होप सो आज के इस वीडियो ने आपके ज़िंदगी में कुछ वैल्यूज ऐड किए रहेंगे। लाइक और शेयर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।